नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश रुकिया आप सभी के अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी नए वीडियोस मैं बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक भी जरूर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले पेपर 1 लगता है। पेपर 1 में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो पीटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस आपका फिजिकल इंटरवेंशन दोनों रहता है उसके अंदर में। जो उसको क्वालिफाई करता है वो बाद में पेपर 2 दे सकता है। पेपर 2, पेपर 1 प्लस जो भी आपके एनसीसी सर्टिफिकेट में नंबर है उन सबको जोड़ के एक मेरिट बनाई जाती है। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है और जो भी इनमें क्वालिफाई कर जाते हैं वो फिर फाइनली उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है। सभी लेवल पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बनाया है। टोटल पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। आप जब पेपर 2 में क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की बुलाया जाता है। वहाँ पे या तो सीपीएफ का मेडिकल ऑफिसर रहता है या जो भी आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं उनके जो ग्रेड 1 के असिस्टेंट सर्जन रहते हैं उनके थ्रू आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। अगर आप अनफिट रहते हैं तो आपको उसी दिन इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आप 15 डेज़ के अंदर अंदर उसका रिव्यू करवा सकते हैं मेडिकल बोर्ड के थ्रू, लेकिन रिव्यू होने के बाद में आपको दोबारा रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं जाता है। जो भी मेडिकल का डिसीजन रहता है वही फाइनल रहता है। चलिए देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भी आँखों के लिए क्या क्या है इसमें। आपका जो मिनिमम नियर विजन है वो N6 बेटर आई, N9 वर्स आई। बेटर आई बोलते हैं आपकी अगर आई, आप अगर राइटी हैं तो राइट आई आपका बेटर आई होगा और अगर लेफ्टी हैं तो लेफ्ट आई एंड वाइस वर्सा। डिस्टेंट विजन मतलब दूर की जो नज़र है वो आपको 6/6 बेटर आई एंड 6/9 वर्सा है। आपको वहाँ पे उस दिन जो चेकिंग होगी आपकी आँखों की तो वहाँ पे आपको क्या है कि चश्मा लगाने नहीं दिया जाएगा। और आपने अगर सर्जरी करा के आए हैं, उनको पता चल गया कि भाई आपने सर्जरी कराई है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका नॉक नी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फोटो जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर मैंने लगाया, आप देख सकते हैं कि अगर आप जब सीधा खड़े होते हैं तो आपके इस तरह से घुटने टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप अगर ऐसे टच होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। सेकंड फोटो आप देख सकते हैं, आपका नॉर्मली फुट के अंदर कर्व बनना चाहिए। देखो इसमें एकदम कर्व नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरिकोज वीन नहीं होनी चाहिए। वेरिकोज वीन मैंने आपको राइट साइड में जो फोटोज़ डाली हैं आप देख सकते हैं कि आदमी की जो नसों में मोटा फुल आउट आपको दिख रही है, गांठ जैसा दिख रहा है, तो ये पैरों में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी आइज़ में स्क्विंट नहीं आना चाहिए। स्क्विंट इन द सेंस मतलब टेढ़ी मेढ़ी आंखें नहीं होनी चाहिए, एक कहीं देख रही है कहीं देख रही है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको लेफ्ट साइड में नीचे जो हैं फ़ोटोज़ अलग अलग तरह की डाल के दिखाई हैं कि इस तरह का कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की अगर कोई भी डिफॉर्मिटी पाई जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। आपके गुड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, बॉडी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि आपको ड्यूटीज़ में आगे चल के इंटरफेयर करे। मेडिकल स्टैंडर्ड में जो अभी तक मैंने आपको बताया ये आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आपको उस दिन जाना है तो अपने कान साफ़ करके जाने हैं। कुछ भी वैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कईयों को मैंने देखा है कि उसमें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। आपके दांत भी प्रॉपर साफ़ होने चाहिए और काउंटेबल होने चाहिए। अगर आप गुटखा वगैरह खाते हैं बहुत ज़्यादा हैं तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उसको अच्छे से साफ़ करवा के जाएँ ताकि आपको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। आपकी आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स जो भी हैं वो मूवेबल होने चाहिए और परफेक्ट जो भी कोई भी चीज़ को उठाने के लिए या कुछ भी करने के लिए तो वो उठाने के लिए एकदम जो सही एंगल है उस तरह की आपकी मूवमेंट होना उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड फोटो में जो हैंड है वो एकदम सही है। तो कई बार क्या रहता है कि दोनों हाथ ऐसे जोड़ के सामने जोड़ के देखते हैं तो उसमें अगर आपके जो आर्म्स रहती हैं उसमें अगर कुछ डिफॉर्मिटी रहती है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। हाइड्रोसील, वर्कोसील, वरिकोसील, ये इसमें आपको स्वेलिंग नहीं आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके टेस्टिकल्स हो, जो स्क्रोटम होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। टेस्टिकल्स मीन्स जो आपके अंडकोश रहते हैं उसमें पानी नहीं भरा होना चाहिए, उसमें एक बड़ा एक छोटा नहीं होना चाहिए और उसमें सूजन नहीं आनी चाहिए। आपको पाइल्स नहीं होना चाहिए, पाइल्स की भी चेकिंग होती है वहाँ पे। बैकबोन आपका प्रॉपर होना चाहिए। ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर में आपको नॉर्मली ब्लड टेस्ट में जो मेजर डिजीज़ हो गई या जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ रहती हैं उसको चेक किया जाता है। और नॉर्मल रूटीन के आपको जो एक्सरे रहता है चेस्ट का और यूरिन सैंपल लिया जाता है। आप जब वहाँ फर्स्ट डे जाते हैं तो आपको ग्रुप में बांट दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप में आपको रख दिया जाता है और नॉर्मली आपको एक ही अंडरवेयर में बैठना रहता है और सारे कपड़े आपको उतार दिए जाते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली डॉक्टर्स वगैरह ही रहते हैं और आपके जो साथ वाले साथी रहते हैं वही रहते हैं।
वैसे डायरेक्टली आपको किसी भी चीज़ में अनफिट नहीं किया जाता है, आपको एक बार री मेडिकल का चांस दिया जाता है। आपको चाहे वो ईयर का हो, टीथ का हो या कोई भी चीज़ का हो, तो आपको एक बार री मेडिकल के लिए आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि भाई आप जाने से पहले री मेडिकल का चांस ही ना दें। जो भी चीज़ रहे उसको आप, जैसे ईयर तो साफ़ कर दें, टीथ है तो उनको आप अगर जहाँ जिसमें भी आपको डाउट लगे कि भाई इसमें है, तो आप वो कंसर्न डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप आइज़ के अंदर लेंस लगा के जाते हैं तो वो आँखों को रगड़ के देखते हैं, तो आप वहीं पे पकड़े जाएंगे, तो लेंस लगा के ना जाएं। और अगर आपने सर्जरी करवा रखी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डिस्क्लोज ना करें उनके सामने, और अगर वो पूछते भी है तो आप उसको मना करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी होती हैं, प्लस आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले जाने होते हैं। किस किस के? आपके मैट्रिकुलेशन के और सेकेंडरी एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट रहते हैं वो लेके जाने होते हैं। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो जो आपने मेंशन किया है वो लेके जाना होता है। और जो भी अगर आपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बताई है तो उसका ऑर्डर या लेटर लेके जाना होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस जो भी आपका जो इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप एक एक पॉइंट जाके वहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो। आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना रहता है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। दिल्ली एसआई में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास में एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार का। पीटी जब आपने दिया था, पीएचडी जब दिया था, उस डेट से पहले का वो इशू होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहे वो एससी का हो, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम किसका भी हो, एसएससी एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट देती है, आपको उसी फॉर्मेट में वो बनवा के लाना है। कंपीटेंट अथॉरिटी का उसमें साइन होना चाहिए। अगर आप उस फॉर्मेट में नहीं बना के लाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसी फॉर्मेट में आप लेके आएँ। और अगर आप उस जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आप अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट, एज ए जनरल कैटेगरी में आपको ट्रीट किया जाएगा। अगर आपने ये फ्रॉडेंटली क्लेम किया है एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस किसी का भी, तो आपको इसके लिए डिबार भी किया जा सकता है। आपका कैंडिडेचर प्रोविजनल रखा जाता है इस केस में। जो भी आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहती है वो ही डिसाइड करती है फाइनली कि भाई ये जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम है, ये ओरिजिनल मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं या मतलब इसमें कुछ फ्रॉड वॉड तो नहीं है, तो ये उन्हीं के हाथ में रखा जाता है। जब तक आपका कैंडिडेट है वो प्रोविजनल रखा जाता है। जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, एसएससी क्या करती है, ये क्रूशियल डेट देती है। नॉर्मली वो क्रूशियल डेट देती है आपकी क्लोजिंग डेट। उस समय तक आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप क्रीमी लेयर में उस डेट को फॉलो नहीं करने चाहिए। अब स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर इस ओबीसी जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी क्या रहती है? तो ओबीसी जो स्टेटस है उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहती, कोई फिक्स वैलिडिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में ओबीसी हैं तो आप जब तक रहेंगे जब तक आपका उसमें नाम है। लेकिन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो क्योंकि आपका जो फाइनेंस स्टेटस है हर साल चेंज होता रहता है, तो नॉर्मली जो सेंट्रल का है आप उसको 1 ईयर मान के चलें। अगर आपके पास में 1 साल से पुराना जो क्रूशियल डेट रखी है उससे 1 साल पुराना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप नया ओबीसी सर्टिफिकेट बना लें। स्टेट में डिफर करता है, क्यों? जैसे कि मैं आपको राजस्थान स्टेट का बताता हूँ कि अगर आप एक बार ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के बाद में आप उस साल में नॉन क्रीमी लेयर में, और अगले साल आप आते हैं और बोलते हैं कि मैं फिर दोबारा इस नॉन क्रीमी लेयर में ही हूँ, तो आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाती है। उस अंडरटेकिंग के आधार से और प्लस जो आपको पिछला जो सर्टिफिकेट बनाया है उसको देखते हुए आपको उसी सर्टिफिकेट को रिन्यू कर जाता है। ऐसा 3 साल तक कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल के केस में आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपका 1 साल से पुराना है ज़्यादा उस क्रूशियल डेट से, तो आप नया सर्टिफिकेट बना लें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक्स सर्विसमैन का अपन देख लेते हैं। एक्स सर्विसमैन जो रहते हैं रिटायर्ड, जो कोटा अपना करते हैं, तो उनको अंडरटेकिंग देना पड़ता है। जो भी एनेक्सर 4 दिया हुआ है एसएससी नोटिफिकेशन, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उसके हिसाब से देना रहता है आपका। अगर आप सर्विंग कर रहे हैं तो सर्विंग जो भी पर्सन सर्टिफिकेट है एनेक्सर 3 के हिसाब से, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप वहाँ से आर्मी से अपना या जो भी फोर्सेज है वहाँ से आप डिस्चार्ज हो चुके हैं। स्पेशल कैटेगरीज रहती हैं जो कि 50% कोटा रहता है, उनको किसको रहता है, जो भी स्पेशल फोर्सेज रहते हैं एनएसजी में, आपका जो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं आप, या नेवी एयरफोर्स में आप स्पेस कमांडो में वर्क कर चुके हैं, तो आपको 50% कोटा रहता है। तो ये अगर आप इसमें से आपने ये क्लेम किया है कि भाई मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, तो आपको एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाना पड़ता है, तभी आपको उस कोटा में रखा जाता है। अदर जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें आपका जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के, उनको एक कनेक्शन 9 के हिसाब से भर के देना रहता है, वो आप देख सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पे।
आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होता है अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड हैं कि भाई आप उस जो गवर्नमेंट में आप जो काम कर रहे हैं जिसमें उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एनओसी आपको ला के देना पड़ता है। पोस्ट प्रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। वैसे नॉर्मली क्या है कि सबका अलग अलग रहता है नज़रिया इसमें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से सही है। सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस को डालें, उसके बाद CISF, उसके बाद में SSB, उसके बाद BSF के बाद में ITBP एंड CRPF। इसमें पोस्ट प्रेफरेंस में आपके अलग व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जो बेस्ट लगा मैंने बताया है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से डाला था। लेकिन जिस समय मैंने दिया था उस समय दिल्ली पुलिस नहीं था, तो मैंने CISF सबसे पहले डाला था। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं खासकर, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा। बाकी सबके अलग अलग प्रेफरेंस रह सकते हैं। आपने अगर एक बार प्रेफरेंस भर दिया तो फाइनल और इरिवर्सिबल है, उसको चेंज आप नहीं कर सकते। इसलिए आप पहले से ही सोच के जाएँ कि आपको कौन सा भरना है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नेक्स्ट वीडियो सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल पे है, उसको देखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे नए वीडियोस का। आपको अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।